भी हो गया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी। और नहीं आए थे। पहले मैं मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत बताने लगा। मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें थी उसमें। मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म वाला मतलब चैप्टर मतलब टॉपिक था वो भी थोड़ा बहुत। और ग्लाइकोलिसिस साइकिल करनी आगे पढ़ोगे तुम लोग वो। तो इसमें देख लो मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि रिमूवल ऑफ CO2 किससे हो रहा है, अमीनो एसिड से, ताकि वो क्या बनाएगा, अमाइंस का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर उसके बाद अमीनो ग्रुप हटा रहे हैं किससे, न्यूक्लियोटाइड से। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें था, तो कार्बोहाइड्रेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। ये बता रही थी कि जो इसके इंटरमीडिएट यानी कि बीच के जो प्रोडक्ट्स जितने भी रहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। इसके बाद इसमें क्या है कि जो भी मेटाबोलाइट्स का फ्लो हो रहा है मेटाबॉलिक पाथवे में, उनका कोई डेफिनेट रेट भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, जैसे कि क्या है ऑटोमोबाइल ट्रैफिक जैसे रहता है, उनका एक डायरेक्शन रहेगा वैसे। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो को डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं, कि फ्लो के हिसाब से वो चलता जाएगा। नेक्स्ट क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हाँ, प्राइमरी में क्या था, ये आइडेंटिफिएबल क्या था, इसमें फंक्शन का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी है। इसके अलावा इसका एग्जांपल में क्या है, अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, सीएच। उसके बाद सेकेंडरी में क्या था, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती है किसमें, नॉर्मल ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये किसमें रहता है, प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स। तो इसके जो भी एग्जांपल्स हैं वो हम टेबल में देखते हैं। तो वही वाला जो तुम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास। ठीक है, तो इसमें देख लो कि क्या क्या चीजें हैं। पहला पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में ये क्या है एग्जांपल का, कैरोटीनॉइड्स और क्या है, एंथोसाइन। एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडिन है। जो है वो मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स है। एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल है। टॉक्सिन एब्रिन और रिसिन। लेक्टिन कॉन्कावैलिन 8 है। फिर ड्रग्स जो है वो क्या क्या है, विनब्लास्टिन और सर्क्योमिन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम्स और सेल्यूलोज। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या क्या देख रहे थे, यहाँ पर जो भी टर्पेनॉइड्स है, टर्पेनॉइड्स में क्या क्या था, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स है। तो यहाँ पर इसके अंदर सबके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टर्पेनॉइड प्रेजेंट होता है। एक सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, जैसे उसका फ्लेवर रहता है ना थोड़ा, मतलब जलन टाइप का जैसा फ्लेवर रहेगा ना, उसको बोल सकते हैं। तो सबका वैसे जिंजर का भी जैसे रहता है, उसका फ्लेवर भी अलग आता है, फिर सिनेमन का फ्लेवर भी अलग आता है, तो वो उसका टर्पेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास ऑयल में क्या था, इसका, हाँ इसका खुशबू अलग आता है, और इसकी बर्ड्स जो थोड़ा सा खट्टा में तो इसका टेस्ट थोड़ा चेंज आता है, इसका भी तो ये रहता है। और लेमन ग्रास ऑयल एसेंशियल ऑयल्स में आता है ये। उसके बाद ये एब्रिन रिसिन, वो किसका है, टॉक्सिन। ठीक है, तो एब्रिन जो है वो रोसरी ट्री से निकलता है, और रिसिन जो है वो रिसिनस कम्युनिस यानी कि कैस्टर, जो कैस्टर ऑयल रहता है ना वो उसका है प्रोडक्ट रिसिन। तो इसे याद रखना, ये टॉक्सिन है। फिर कॉन्कावैलिन जो ए है वो क्या है, लेक्टिन है। तो ये जो रहेगा, ये मेनली क्या रहता है, ये क्या बोल सकते तुम लोग, जैसे ये बड़ा वाला ये दिख रहा है ना, मेज जैसा बड़ा बड़ा जो दिखता है पेड़ में जैसा रहता है, कॉन्कावैलिन ए रहता है वो। तो वो कैनबेलिया एंसिकॉमिक से निकलता है, तो जैक बीन कहते हैं। इसके अंदर ही ना ऐसे बीन्स प्रेजेंट होते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं, कैरोटीनॉइड्स का। कैरोटीनॉइड्स में क्या क्या है, कैरोटीनॉइड्स में जैसे कि जो क्या दे रहा है, पिगमेंट दे रहा है, गाजर वगैरह जो भी, पंपकिन का ये सब। फिर एंथोसाइनिन्स में क्या रहेगा, ब्रोकली एंड ऑल, कैबेज जो भी रहेगा उसका। ठीक है, फिर मॉर्फिन और कोडिन किसका है, एल्कलॉइड्स का है। तो वो जैसे ये क्या है, ड्रग्स वगैरह के लिए। उसके बाद विनब्लास्टिन और सर्क्यूमिन का देखते हैं, तो विनब्लास्टिन किससे आ रहा है, ये तो देखे होगे ना, हाँ वही है, सदाबहारी है।
जिनका रोसिया जो है वो प्लांट से, उसी से जिनब्लास्टिन और विंटरिस्टिन जो है वो दोनों निकलते हैं। फिर रबर्स और गम्स के भी पेड़ होते हैं, तो वो रहेगा सर्क्यूमिन, मतलब क्या रहेगा, टर्मरिक से ऑब्टेन जो हो रहा है वो सर्क्यूमिन। तो इसी से लगभग तुम लोग याद कर लो क्या क्या है। पहला टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स में सारे फ्लेवर्स वाले जितने भी है, मोनोटर्पिन्स डाइटर्पिन्स बोल सकते हो उसमें टेबल के हिसाब से। उसके बाद तुम्हारा ये टॉक्सिन्स का एप्रिन और ग्लिसिन रहेगा। ये किसका, लेक्टिन से ना, कौन सा वैलेंस, हाँ लेक्टिन जो है वो क्या है, कौन सा वैलेंस ए। उसके बाद इसमें क्या है, एसेंशियल ऑयल में क्या है, लेमन ग्रास है। उसके बाद ये क्या है, पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइन, कलर्स, हाँ कैरेट, कैरेट पंपकिन जो भी है वो हो गया, ठीक है। इसमें ब्रोकली और ये कैबेज वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं। फिर मॉर्फिन और कोडीन जो है वो ड्रग्स का है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, हाँ ठीक, हाँ सॉरी, मॉर्फिन नहीं, मॉर्फिन और कोडीन तुम लोग ने इसमें याद रखना, एल्कालॉइड्स में याद रखना। ये नॉर्मल मेडिसिन की फॉर्म में, तो ड्रग्स इसका लिख लेना। विनब्लास्टिन और क्या रहेगा, सर्क्यूमिन है इसका। और रबर्स और गम्स जो है वो लास्ट वाला क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस रहेगा, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, 8। तो अब बताओ पिगमेंट्स में क्या क्या है, वो याद रहेगा, कैरोटिनॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स है और एंथोसाइनिन्स है वो। ड्रग्स में वो देखना नहीं है, मैं बस वो, तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा टेबल दिया है कि नहीं, देख लो उसके बाद बताओ। याद फर्स्ट टाइम याद आएगी। आज हम लोग भी पढ़ेंगे थोड़ा सा केमिस्ट्री। हाँ हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा हमसे नहीं। लाइट कलर में दिया हुआ है, तो याद कर लो फिर बताओ। अगर कभी क्वेश्चन में आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बताओ, तब उसमें तुमको एग्जांपल कितने पड़ेंगे, जैसे पिगमेंट, एल्कलॉइड, ये सारी चीजें होती है करके। अभी फिलहाल तो मैं ये पूछ रही हूँ, लेकिन उसको करना पड़ेगा जब क्वेश्चन आंसर्स में आए। कौन का वैलेंट ए, हमारा हो गया। एक एक बताना ना सर। नहीं, तो गेम खेलना पड़ेगा उसके लिए फिर। ये सैटरडे का नहीं।
एग्जाम का डेटा आ गया सकते हैं। आप ये लेगा फाइनल कब है? सिलेबस ज्यादा कंप्लीट कराना पड़ेगा। हो गया, टॉपिक बुक बंद करो। अल्कलॉइड्स बताओ। ड्रग्स बंद करो। ड्रग्स, हाँ ड्रग्स, ड्रग्स बोलो। ड्रग्स का लेक्टिन, आमिन ड्रग्स लेक्टिन बताओ तुम्हारे टॉक्सिन्स। पिगमेंट, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस और क्या बचा है? टर्पेनॉइड्स है। कितने होगा कि एसेंशियल ऑयल्स कौन सा है? अब मेटाबॉलिज्म का वो देखो, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का। तो एनाबॉलिक पाथवे और क्या रहेगा? इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है ये वाले में? एक में क्या हो रहा है, ये एनर्जी के साथ ज्वाइन होकर ये बना रहा है मॉलिक्यूल। कैटाबॉलिज्म में यही क्या हो रहा है, एनर्जी में ब्रेक हो रहा है। तो वही चीज देखेंगे, एनाबॉलिक पाथवे मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और ये क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होगा सिंपल स्ट्रक्चर बना। ये एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है और वो रिलीज कर रहा है। जैसे एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है, फिर उसके बाद अमीनो एसिड से प्रोटीन, और फोटोसिंथेसिस सारा एनाबॉलिक पाथवे है। और कैटाबॉलिक में क्या रहेगा, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना है, और रेस्पिरेशन का जो है वो कैटाबॉलिक पाथवे। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है कि जो भी चीज है, जैसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी करेंसी होता है वो कौन सा होता है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहेगा। तो बस इतना याद रखो इसका, जैसे कि ये एडेनिन है, राइबोज है, और क्या रहेगा, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखना कि लिविंग स्टेट में क्या क्या है। तो ऑर्गेनिज्म में जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो अलग अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। जैसे ब्लड कंसंट्रेशन ग्लूकोज का कितना रहता है नॉर्मल में, 4.2 से 6.1 है। और हॉर्मोन्स का देखते हैं तो वो कितने रहता है, नैनोग्राम पर एमएल के हिसाब से रहता है, बहुत माइन्यूट अमाउंट पे देखते हैं। उसके बाद सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस में है, तो वो क्या रहेगा, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है वर्क। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, वर्क कर रही है, तो वो क्या कर सकती है, इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच सकती। अगर वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है तो लिविंग स्टेट हमेशा क्या रहता है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट रहेगा, जो कि क्या करता है, वर्क करता ही रहता है। उसके बाद लिविंग प्रोसेस क्या है, हाँ एफर्ट रहेगा, जिससे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच पाए, उसको प्रिवेंट करेगा। तो लिविंग स्टेट जो है वो हमेशा किसके बिना रहेगा, मेटाबॉलिज्म के बिना रहेगा। अब विटामिन के बारे में तुम लोगों को बताओ, पहले जो इसमें दिया है वो नहीं पूछ रही मैं। विटामिन ए डी याद है, डेफिशिएंसी डिजीजेस याद है, हाँ डी में एबीसीडी बता दो बस। तो क्या देखा है, डी डेफिशिएंसी पूछ, डिसीजेस पूछ, डिसीजेस। हाँ ठीक है चलो।
तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो क्या रहेगा, हमें स्मॉल अमाउंट में हमारे डाइट में रिक्वायर्ड रहेगा और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो डिसीजेस कॉज कर रही है। तो कुछ क्या होती है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या, प्लांट जो है वो क्या कर लेता है, लगभग सारे विटामिन को सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन ज्यादातर जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाता, प्लांट लगभग को कर लेता है। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ विटामिन जो है वो किससे प्रोड्यूस हो रही है, बैक्टीरिया ऑफ द गट से भी प्रोड्यूस हो रही है। तो मेन इसमें अल्फाबेट्स में ए बी सी डी है, कुछ फर्दर भी है जैसे B1 B2 B6 और क्या रहेगा B12 का। तो दो टाइप्स के विटामिन होते हैं, कौन से रहेंगे, एक फैट सोल्यूबल है और एक क्या रहेगा वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल में याद रखना ADEK, ठीक है। हाँ, और ये बी और सी जो है क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो फैट सोल्यूबल मतलब ये ऑयल्स और, तुम लोग हंस रहे हो, ऑयल्स और फैट्स में सोल्यूबल रहेगा लेकिन वाटर में ये सोल्यूबल नहीं रहेगा, ADEK जो कि एडिपोज टिश्यू में रिप्रेजेंट रहेगा। इसके बाद ये क्या रहेगा, सोल्यूबल है वाटर में लेकिन फैट में नहीं रहेगा। एग्जांपल क्या है इसका, बी, सॉरी कहते हैं बी और सी। अब इसमें क्या क्या है, 6th क्लास में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। विटामिन ए का नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोफ्थैल्मिया है, सेम ही है उसका, 6th में मैं पढ़ा रही हूँ तो है 6th में, 6th क्लास। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, याद रखना क्या है, थायमिन है वो, ठीक है, वो थायमिन है और उसका क्या रहेगा, बेरी बेरी रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ है वो है। विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं और इसका मेनली क्या रहेगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, सिलोसिस रहेगा, मतलब माउथ और लिप्स के आसपास फिशर होगा। B2 है वो, टू बोली, B12 को बाद में मैंने हमको याद रखा। विटामिन B6 जो है वो पायरिडॉक्सिन है, इसमें कन्वर्जन होती है, मतलब जैसे कि उल्टी लगना वैसा टाइप वाला रहेगा, इसमें नौसिया टाइप वाला। विटामिन B12 जो रहेगा इसको हम कोबालामिन लिख लेना, इसका पर्निशियस एनीमिया कॉज करता है, जो भी आरबीसी डेफिशिएंट रहेगा हीमोग्लोबिन का। फिर विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और ये क्या कॉज करता है, स्कर्वी यानी कि ब्लीडिंग कम रहेगा। फिर विटामिन डी जो है वो रिकेट्स है और ऑस्टियोमेलेशिया है। हाँ, ब्लीडिंग गम्स में अलग अलग, इसको पायरिया जो होता है इसको कॉमन रहता है वो, ठीक है, तो उतना नहीं, स्कर्वी अलग आता है, उसमें बहुत ज्यादा होता है, ये रहता है, ठीक है। तो पायरिया नॉर्मल रहेगा, तो विटामिन सी से खाते हैं तो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है। तो विटामिन सी का देखते हैं तो ये क्या करता है, फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज रहेगा और मस्कुलर वीकनेस कॉज करता है। फिर के का लास्ट में देखते हैं तो ये ब्लड क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा देता है, मतलब प्लेटलेट को काम करने में रोकता है, ठीक है। तो विटामिन के की रिक्वायरमेंट तो याद रखना, वो नहीं दिया हुआ है, मैं आज पूरा चैप्टर भेज दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंजाइम। एंजाइम्स यहाँ पर देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोल रहे हैं, जो कि हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप कर रहा है, जिसमें भी रिएक्शन होता है। ये एक लाइन है, वो क्या है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। क्यों, सारे एंजाइम जो हैं वो क्या हैं, कैटलिस्ट प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, लेकिन जैसे प्रोटीन है, अब एग का प्रोटीन तो कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्या रहेगा, एंजाइम्स नहीं रहेगा। ये जितने भी एंजाइम्स हैं सब प्रोटीनेशियस ही रहते हैं नेचर। एंजाइम स्पेसिफिक होती है, मतलब हर एक एंजाइम का क्या रहेगा, एक सबस्ट्रेट रहेगा। सबस्ट्रेट मतलब जहां से एंजाइम जाके बाइंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। लॉक एंड की हाइपोथेसिस रहता है ये, तो ये की है, ये लॉक रहेगा। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, राइबोजाइम्स। तो ये क्या करता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, यहाँ पर ये बिहेव करता है एंजाइम्स की तरह। उसके बाद एंजाइम्स क्या फॉर्म करती है, टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, किसके साथ, कुछ पॉकेट्स के साथ, जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे वो क्या कर रहा है, इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एक्टिव साइट बोलेंगे, एंजाइम जाके वहां पर बाइंड हो रहा है, ठीक है, तो वो रहेगा जहाँ पर फिट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखना, इसमें क्या दिया, इसके केमिकल रिएक्शंस है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है, जो है वो रिवर्सिबल है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पर देखो, अगर शेप में चेंज हो रहा है बिना बॉन्ड को ब्रेक किए, जैसे आइस मेल्ट हो रहा है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर भी, तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, यहाँ पर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा
और ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक रिएक्शन दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्या हो रहा है, हीट एनर्जी आ रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर अगर एनर्जी बाहर निकल रहा है तो बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये एक और चीज क्या हुआ, हाँ एक और चीज देख लो, रेट ऑफ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस देखते हैं तो कैसे का रेट जो है वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है अपॉन उसका टाइम जो है उसका रेट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन चल रहा है। चलो ठीक है, केमिकल रिएक्शन का देख लो, रेट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यहाँ पर रेट जो है वो वेलोसिटी और डायरेक्शन भी क्या रहेगा, स्पेसिफाइड रहेगा कि किस तरह बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। उसके बाद जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, टेम्परेचर से। जनरली क्या होता है, रेट जो है वो डबल होता है या डिक्रीज हो जाएगा बाय हाफ। जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है जो भी डायरेक्शन पे रहेगा, अगर आगे जाएगा तो वो 10 यहाँ पे रेट डबल होगा, या रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस में ये होगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या रहेगा, जितने भी रेट ऑफ एंजाइम है वो क्या रहती है रिएक्शन में, मतलब जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा एंजाइम्स अगर वहां पर प्रेजेंट है तो। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, कार्बनिक एनहाइड्रेस है, तो ये फास्टेस्ट क्या है, एंजाइम है। ये CO2 प्लस H2O को किसमें कन्वर्ट करता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन को लगभग कितना बढ़ा रहा है, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो। अगर एब्सेंट है ये तो 200 मॉलिक्यूल्स जो है एक घंटे में क्या होता है, फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 लाख पर सेकेंड जो है वो बनेगा। इतना इसका रेट को वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। उसके बाद ये ग्लाइकोलिसिस का साइकिल है, ये पूरा मेटाबॉलिक पाथवे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम से हो रहा है। ये 10 टोटल एंजाइम में पार्टिसिपेट कर रही है। तुम लोग इसको ट्रांसपोर्ट प्लांट या किसी में देखोगे तो देख लो पहले क्या क्या है। ग्लूकोज से पहले क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, उसमें हेक्सोकाइनेज लगता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज लगता है, क्योंकि ये दोनों आइसोमर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट रहता है, तो यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज लगता है, तो ये थर्ड वाला है। फिर यहाँ पर एल्डोलेज लग रहा है, फोर्थ वाला। फिर यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है, ये कौन सा नंबर का है, 5th नंबर का। उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज 6th है। फिर उसके बाद काइनेज है यहाँ पे, ठीक है 7th रहेगा। म्यूटेज है यहाँ पे 8th है, सॉरी 8th है ना, इनोलेज 9th है, और यहाँ पर फिर से पायरुवेट काइनेज लग रहा है यहाँ पर, वो 10th है। तो टोटल यहाँ पर कितने एंजाइम्स है, 10 डिफरेंट एंजाइम्स है जो कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। उसी चैप्टर में डिटेल में देखेंगे एक एक स्टेप के साथ, पूरा स्टेप लर्न करना रहेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन देखते हैं, तो ये क्या रहेगा, अपना लॉक एंड की मॉडल है। लॉक एंड की मॉडल मतलब क्या रहेगा, एक एंजाइम है की वाला, और लॉक जो है वो क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट में ये क्या रहेगा, इसका एक्टिव साइड जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, तो एंजाइम किसके साथ एक्ट करता है, सबस्ट्रेट के साथ, लॉक एंड की मॉडल की तरह। तो सबस्ट्रेट कहाँ पर बाइंड होता है, एंजाइम के साथ, C+H। ये सबस्ट्रेट आके कहाँ पर जो है बाइंड हो रहा है, एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है। फिर ये क्या करता है, कुछ चेंजेस करता है, चेंजेस कर रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और ये जो फ्री एंजाइम है वो वापस किसी सबस्ट्रेट के बाइंड होने का वेट करेगा। ठीक है, सपने में चले गई थी। लॉक एंड की हाइपोथेसिस आता है जो भी है, तो इसको याद रखना कि सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट के बाद ये क्या बनाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, और जो फ्री एंजाइम है वो फिर अवेलेबल हो जाएगा कि नया सबस्ट्रेट आके बाइंड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या रहेगा, कोई एक एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिससे केमिकल रिएक्शन जो है वो बढ़े। तो यहाँ पर ग्राफ देखना है इसका, जैसे उनको दिख रहा है, वो नहीं पूछ रहा है, दिख रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, और ये इसका क्या है, पोटेंशियल है। और ये जो लाइन है वो सबस्ट्रेट है, ये जो लाइन है वो प्रोडक्ट का है।
अब यहाँ पर देखना एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ये क्या कर रहा है, थोड़ा टाइम में क्या हो जा रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन विदाउट एंजाइम में ये क्या कर रहा है, बहुत टाइम लग रहा है उसको प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो इसी को हम जो सबस्ट्रेट से लेके यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी बिना एंजाइम का जो लग रहा है उसको हम उसका ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, मतलब जो भी एनर्जी इसकी बीच की है। और यहाँ पर क्या रहेगा, ये छोटा ट्रांजिशन स्टेट लग रहा है क्योंकि ये एंजाइम के साथ कर रहा है। तो वही इसमें बता रहा है कि क्या हो जा रहा है, स्पीड अप कर रहा है कैसे रिएक्शन को कर। तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक जो भी रिएक्शन रहेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा, तो सबस्ट्रेट जो है उसको क्या चाहिए होगा, हायर एनर्जी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस है किसके किसके बीच का, एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट और क्या रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी, मतलब यहाँ पर ये पूरा इसका क्या रहेगा, डिफरेंस जो है वो रहेगा। तो जो प्रोडक्ट सी है यहाँ पर, ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल में रहेगा दैन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बाद ही क्या हो रहा है, एंजाइम बाइंड होगा, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोडक्ट जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे रहता है। तो रिएक्शन जो है यहाँ पर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा, इसको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, कम कर रहा है ना यहाँ पर, बढ़ाएगा, एंजाइम नहीं रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर कुछ कुछ वो है जैसे कि एंजाइम्स और एंजाइमेटिक इसके रिएक्शन है। तो इन्वर्टेज या स्यूक्रोज, स्यूक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जो है वो स्यूक्रेज बना रहा है यहाँ पे। और माल्टेज जो है वो क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के लिए है। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसका एंजाइम क्या है, लैक्टेज होगा, तो ये भी माल्टेज है और वो भी स्यूक्रेज है। फिर स्टार्च से बहुत सारे नंबर ऑफ ग्लूकोज जो है वो कौन बना रहा है, अल्फा अमाइलेज रहता है। उसके बाद प्रोटीन से अमीनो एसिड कौन बना रहा है, पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन से अमीनो एसिड, तो इसमें भी ट्रिप्सिन भी एंजाइम रहेगा, डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिएटेड। फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेजेस से डीएनए जो बना रहा है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से आरएनए बना रहा है वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये दोनों तो यूज होगा नेक्स्ट, मतलब 12th में इसको पढ़ोगे तुम लोग, मॉलिक्यूलर बेसिस में पूरा डीएनए और मतलब वो बनाना, आरएनए का फॉर्मेशन और प्रोटीन का, वो याद रखना इसमें क्या क्या चीजें हैं। और ये तो अभी याद रखना, माल्टोज से माल्टेज रहेगा ये, और उसके मोनोमर्स के नाम याद। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में पहला क्या है, टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, टेम्परेचर और पीएच का। तो एंजाइम्स क्या करेगी, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब उसका जो भी खुद का जो बैलेंसिंग जो टेम्परेचर रहेगा उसमें वो हाईएस्ट एक्टिविटी शो करती है। तो अगर एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, कब डिक्लाइन हो जाएगी, उस ऑप्टिमम वैल्यू के नीचे वो क्या हो जाता रहेगा, डिक्लाइन हो जाएगा। जैसे ये टेम्परेचर के साथ उसका ग्राफ रहेगा। अब क्या हो जा रहा है यहाँ पर, एंजाइम एक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग, तो एंजाइम एक्टिविटी ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाएगी, वो बता रहा है। लो टेम्परेचर की बात होती है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, तो ये कितना टेम्परेचर, 10, 20, 30, 40, 50 का है। तो हाई टेम्परेचर में एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटीन जो है वो टूट जाएंगे, किससे, हीट से, इस वजह से। उसमें क्या रहेगा, एंजाइम एक्टिविटी, ये तो पीएच का, सॉरी, तो ये देख लेना इसमें क्या है। तो पीएच में क्या हो रहा है, हाँ, जैसे ये वाला ग्राफ में देखना, ये कहाँ पर हो रहा है, इसमें पीएच बढ़ रहा है, तो स्लाइड से क्या हो रहा है, हाँ, एंजाइम की एक्टिविटी। उसके बाद इसमें देखना जैसे कि हाँ, ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, और एंजाइम्स डैमेज हो जाती है किसमें, हाई टेम्परेचर में डैमेज हो जाती है। और जितने भी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से एंजाइम्स हैं ये स्टेबल रहती है हाई टेम्परेचर में, इनका रहेगा 80 to 90 डिग्री सेल्सियस में ये स्टेबल रहेगी। हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में जो रहेगा थर्मो एसिडोफाइल्स वगैरह प्रेजेंट होती है वो सब। क्या हुआ, कौन सी चैप्टर था, मोनेरा। नेक्स्ट क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। इस डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है, सबस्ट्रेट यहाँ पर देखो, सबस्ट्रेट और एंजाइम ये सारे क्या है, एंजाइम्स हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट यहाँ पर कम है, यहाँ पर सबस्ट्रेट ज्यादा है, यहाँ पर सबस्ट्रेट ज्यादा है करके। तो वही चीज अगर वो सबस्ट्रेट,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इसका एक्शन का बढ़ेगा और एक मैक्सिमम टाइम पे पहुंच जाएगा, वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा। तो ये आगे जो है अगर कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो भी क्या होगा, ये देखो समझो पहले, यहाँ पर ये वेलोसिटी है इसका और ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया है। मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के बाद और एक्सीड नहीं होगा ये, तो एक्सीड नहीं होगा, कंसेंट्रेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल यहाँ पे प्योर है किससे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। तो कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल क्या होगा, बाइंड नहीं करेगा एडिशनल सबस्ट्रेट के साथ। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का भी डिपेंड करेगा कि कितना क्या होगा करके, तो उसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो पहुंचेगा। तो ग्राफ बनाना अगर आएगा, फैक्टर अफेक्टिंग आएगा तो ये। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ क्या है इसमें, इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब तो ये क्या रहेगा, जो केमिकल जो है वो क्या करेगा, उसको बंद करेगा किसको, एंजाइम एक्टिविटी को, तो उसको हम इनहिबिशन या इनहिबिशन एक्टिविटी बोल रहे हैं। तो इनहिबिटर जो है वो सिमिलर रहेगा किसके स्ट्रक्चर के, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बोलते हैं। वो लगभग सेम दिखेगा उसी के जैसा। तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, जैसे यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव है और एक क्या रहेगा, कॉम्पिटेटिव है। दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो शेप का छोड़ो, बाइंडिंग में बताओ। देखो यहाँ पर एंजाइम है, एंजाइम का शेप सेम है दोनों में, सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर का है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर किसके साथ बाइंड हो रहा है, यहाँ पर ये इनहिबिटर के साथ बाइंड हो रहा है, तो सबस्ट्रेट को उसका शेप चेंज कर दे रहा है, तो सबस्ट्रेट को बाइंड होने नहीं दे रहा है। उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोल रहे हैं। और इसमें जस्ट क्या हो जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है, ये इसकी जगह बाइंड हो जाएगा और सबसे मतलब क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट को बाइंड होने नहीं देगा वहां पर। दोनों सेम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में कंपटीशन आ जाएगा, इनहिबिटर भी इसी के स्ट्रक्चर में रहेगा, तो ये इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर ये नहीं होगा। जैसे हम नॉर्मली मेडिसिन भी लेते हैं, तो मेडिसिन क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया रहती है, तो उनका क्या रहेगा, जितने भी एंटीबायोटिक्स हो गया या जो भी है, वो क्या करेगा, एंजाइम यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो जाएगा, मेन जो जगह रहेगा सेल्स के साथ, यहाँ बाइंड हो जाएगा और बैक्टीरिया को आने नहीं देगा, उसको रोकेगा। तो वही चीज होता है, बस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखना एग्जांपल्स इसका। इसका एग्जांपल में एक क्या है, मैलोनेट भी एक एग्जांपल है, जो कि सबस्ट्रेट इसका सक्सिनेट की जैसा ही है। तो ये क्या करता है, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस है इसको इनहिबिट करता है, तो सक्सिनेट से ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से। अब यहाँ पर वही है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स वर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजेन, याद रखना। इसके बाद मेन आता है एंजाइम्स का। वो है कितने टाइप के एंजाइम्स पढ़ेंगे इसमें, पहला कौन सा है, ऑक्सीडोरिडक्टेसेस या डिहाइड्रोजनेसेस, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलाइसिस, लाइएसिस, आइसोमेरेसिस और एक क्या है, लाइसिस। तो टोटल कितने हैं, याद करो एक बार। दोनों याद करो नाम, ये दोनों के नाम सेम सेम टाइप का रहेगा, लाइएसिस और ये लाइगेसिस। जरूरी नहीं है कि लाइन से याद करो, मुझे जैसे भी याद करो। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेगा ना थोड़ा सा, चलो पढ़ लो।
हो गया, बोलो एक एक करके। लाइए हाइड्रोजन है। बताओ। ऑक्सीडोरिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफरेज, लाइएज, हाइड्रोलेसिस, लाइगेसेस और आइसोमरेज। अब पहला देखेंगे हम लोग कौन सा, ऑक्सीडोरिडक्टेसेस का। तो ये क्या करता है, कैटालाइज करता है कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडोरिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे जो भी एस यहाँ पर जो भी दिया हुआ है ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट जो है वो बस चेंज हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जो एस रेड्यूस वाला था और एस डैश ऑक्सीडाइज था, एस क्या बन गया ऑक्सीडाइज और एस रेड्यूस। ये कौन कर रहा है, ऑक्सीडोरिडक्टेसेस या फिर डिहाइड्रोजनेज जो है। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का रहेगा। इसके बाद ट्रांसफरेसिस, ट्रांसफरेसिस में याद रखना कि इससे जो भी ग्रुप है, ये जो भी सबस्ट्रेट के साथ रहेगा ये सिर्फ ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। तो ये एस और जी है, ये क्या हो जाएगा, एस डैश के साथ जी आके ट्रांसफर हो जाएगा और एस अलग हो जाएगा। तो ये सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है, जैसे ए बी प्लस सी क्या बन रहा है, ए प्लस बी का। फिर नेक्स्ट, हाँ वही सिंपल ट्रांसफर, बस ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। फिर नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है, वाटर के प्रेजेंस में वो सिर्फ तोड़ेगा। जैसे ए प्लस सी है, H2O है, इसमें से O और H जो है वो बाहर निकल आएगा और एक H जो है वो B के साथ, A जो है वो OH के साथ आ जाएगा और B जो है H के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, कार्बन के बॉन्ड हैलाइड के साथ या फिर फॉस्फेट नाइट्रोजन का बॉन्ड, ये सारी चीजों का क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके बाद क्या रहेगा, लाइएसिस, लाइएसिस में देखना इसमें रिमूवल हो रहा है अदर देन हाइड्रोलिसिस और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये क्या करेगा, ये सी और सी यहाँ पर क्या देगा, डबल बॉन्ड बना देगा यहाँ पर, और एक्स और ये वाई जो है वो दोनों अलग हो जाए। ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन के टाइम पे लाइएसिस का रहेगा मैकेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आइसोमरेसिस, आइसोमरेसिस मतलब जस्ट क्या रहेगा, तो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो इसके लिए आइसोमरेसिस रहेगा। ज्योमेट्रिक या पोजीशन या ऑप्टिकल सारे आइसोमरेसिस के लिए ये रहेगा। लोग ऑर्गेनिक शुरू कर दिया, आइसोमर्स नहीं हुआ है ना। लाइगेसेस मतलब क्या हो रहा है, दो कंपाउंड्स का क्या कर रहे हैं, लिंकेज कर रहे हैं, उसको लाइगेसेस बोल रहे हैं। एंजाइम्स क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है किसको, बॉन्ड, बॉन्ड जो भी ज्वाइन कर रहा है वो कौन कर रहा है, लाइगेसेस एंजाइम कर रहा है, और इसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगा। इसके बाद एक और चीज देखते हैं, वो क्या है, कोफैक्टर, ठीक है, एंजाइम का। तो ये क्या होती है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, जो कि किसके साथ बाइंड होती है, एंजाइम के साथ बाइंड होकर इसको क्या करेगी, एक्टिव बनाएगी। कौन से ये है, नॉन प्रोटीन फैक्टर, तो ये नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एंजाइम के साथ बाइंड होकर इसको एक्टिव करेगी। तो जैसे कि इसका नाम पहला क्या है, अपो, ये अपो एंजाइम है। ये जब को फैक्टर के साथ बाइंड होता है तो ये क्या बनता है, होलो एंजाइम बनता है। यही जो है वो मेनली रिएक्टिव वाला पार्ट है, जो एक्टिव वाला पार्ट रहता है। ये अनएक्टिव वाला पार्ट रहेगा, ये को फैक्टर के साथ बाइंड होकर ये एक्टिव बन जाएगा। तो ये याद रखना है, को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है पूछते। अपो एंजाइम मतलब ये नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये को फैक्टर है जो हेल्प करता है एंजाइम को एक्टिव होने में। ये दोनों बाइंड होकर क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो याद रखना, अगर को फैक्टर को रिमूव कर देंगे उसके एंजाइम से तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी,
लूज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखना टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड कोएंजाइम्स और थर्ड क्या है? मेटल आयन। तो इसमें सबसे पहला क्या देखेंगे हम लोग? प्रोस्थेटिक ग्रुप का। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या रहेगा? ये टाइटली बाउंड रहेगा किसके साथ? हाइपोएंजाइम के साथ। ये ऑर्गेनिक रहेगा। जैसे ये हीम का कंपाउंड, हीमोग्लोबिन का, जैसे ये हीम वाला जो ग्रुप है इसको डायग्राम, ठीक है, इसमें आयरन रहेगा और नाइट्रोजन इससे ऐड रहेगी चारों तरफ, ठीक है। तो ये क्या करता है? हीम, जैसे कि पेरोक्सीडेज एंजाइम में जो हीम रहेगा और कैटालेज जो रहेगा, ये सारे इसके वो है एंजाइम्स के नाम। तो हीम पेरोक्सीडेसिस में है, इसी के अंदर रहेगा, और कैटालेज, ये दोनों एंजाइम्स जो है वो क्या रहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? कोएंजाइम। ये भी ऑर्गेनिक रहेगा। ये भी क्या करेगा? ट्रांजिएंट बाइंडिंग कर रहा है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा उसी के साथ वो बाइंड रहेगा, और इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं? विटामिन प्रेजेंट होता है। एनएडी और एनएडीसी, इसका फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रहेगा ये। तो और इसका पी का क्या रहेगा? फॉस्फेटेज रहेगा। तो ये बाइंड होगा, निकोटिनिक एसिड है, निकोटिनामाइड है, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन रहा है? डाइन्यूक्लियोटाइड बना रहा है। एनएडी और एनएडीसी जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नाइसिन प्रेजेंट होता है, जो कि निकोटिनिक एसिड, ठीक है। हाँ, ये बताना है एग्जाम्पल। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं, उतना नहीं, स्ट्रक्चर का नहीं दिया है, बस देखो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं सबके। उसके बाद लास्ट वाला क्या है? मेटल आयंस है। तो मेटल आयंस होती है वो क्या बनाती है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है, किसके साथ? जो भी एक्टिव साइड रहेगा उसके साथ, साइड चेन्स और एक्टिव साइड के साथ बाइंड मतलब करेगा। मतलब ये बोल सकते हो, जो जैसे भी हम लोग के पास यहाँ सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, कोई भी यहाँ पर सबस्ट्रेट रहेगा ना, उसके साथ वो क्या करेगा? बाइंड करेगा। जो भी एक्टिव साइड रहेगा, एक्टिव साइड के साथ वो बाइंड होगा। उसी को हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन जो कर रहा है, उसके साथ आने में जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, उसी को बोल रहे हैं। जैसे जेडन यहाँ पर फैक्टर है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का यही इसी का स्ट्रक्चर है। तो जेडन यहाँ पर क्या है? इसका फैक्टर है जो कि बाइंड करने में हेल्प कर रहा है। तो वही जिंक इसमें को फैक्टर है, मेटल आयन। तो 3 कौन से पड़े? प्रोस्थेटिक ग्रुप, नहीं, ये तीनों। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? प्रोस्थेटिक का एग्जांपल क्या था? हीम रहेगा इसमें, पेरोक्सीडेसिस में, और कैटालेस एंजाइम में रहेगा। कोएंजाइम्स का क्या था? एनएडी और एनएडीपी का था, जिसमें नाइसिन प्रेजेंट होता है। मेटल आयंस का कार्बोक्सीपेप्टाइडेसिस है ना, जिसमें जिंक जो है वो क्या रहेगा? को फैक्टर रहेगा, किसके लिए? मेटल आयंस के साथ बाइंड होने के लिए। तो समझना, इसमें को फैक्टर्स जो है वो यूज हो रहे हैं ताकि वहां पर क्या हो जाए? एंजाइम का बाइंड होना हो अच्छे से। तो ये सिर्फ टाइप्स है को फैक्टर्स के, अलग अलग टाइप्स है को फैक्टर्स के। को फैक्टर्स क्या होता है? इनएक्टिव को एक्टिव कर रहा है। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हेल्प करेगा एंजाइम को एक्टिव होने में, और कोएंजाइम भी हेल्प करेगा, और क्या करेगा? मेटल आयंस को हेल्प करेगा। तो क्या क्या पढ़ लिया आज चैप्टर में? ठीक है, ये लास्ट था। तो क्या क्या पढ़ लिया आज? एंजाइम्स क्या होते हैं? बचपन का वो याद ही रहेगा सबसे, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी क्या क्या है? टेम्परेचर ऑफ पीएच एक साथ है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और एक क्या होगा? हाँ, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर का रहेगा। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या थे? नहीं, मतलब सिर्फ टेम्परेचर और पीएच में क्या क्या था ये याद करो। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे क्या क्या हुआ था? ग्राफ देखो तो बताओ। हाई टेम्परेचर में प्रोटीन जो है वो क्या हो जाता है? डीनेचर हो जाएगा पूरा उसका। उसके बाद पीएच में भी
सेम कंडीशन रहेगा उसका। उसके बाद क्या है इसमें, जैसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो क्या कर सकते हैं, हाँ हाई टेम्परेचर में स्टेबल रह सकते हैं। और उसके बाद क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट जितना ज्यादा रहेगा, एंजाइम जितने अवेलेबल रहेंगे बाइंड होने के लिए, उस हिसाब से एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा और उसी लिमिट तक ही रहेगा क्योंकि सब तो कंज्यूम हो चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, इनहिबिटर का। इसमें दो इनहिबिशन है, कौन से, तो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में डिफरेंस क्या है। नॉन कॉम्पिटिटिव में वही रहेगा और ये दोनों अलग अलग जगह बाइंड हो जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव में एक होगा, किसमें, इसमें भी नहीं हो पाता है, इसमें भी बाइंड नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर है अगर यहाँ पर बाइंड हो गई है तो सबस्ट्रेट उसको शेप चेंज कर देता है एंजाइम का, तो वो बाइंड नहीं हो पाता। तो कॉम्पिटिशन है ही नहीं दोनों के बीच में कि कौन पहले जाएगा, तो ये पहले जो भी है एक ज्वाइन हो गया तो दूसरा नहीं हो पाएगा। इसमें क्या रहेगा कि वो क्या करेगा, दोनों का, हाँ वो बाइंड हो जाएगा उसके साथ, तो रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ये इसका एग्जांपल क्या था, सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कौन सा एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। इसके बाद तो ये याद होगा, तुम लोग याद किए हो तो सबका क्या क्या है याद है। ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, और सब्स्टिट्यूशन जैसा। ट्रांसफरेसिस में भी ग्रुप में वही हो रहा है, सेम ट्रांसफर हो रहा है ग्रुप का। हाइड्रोलिसिस में वाटर के प्रेजेंस में वाटर जो है वो OH और H में टूट, हाँ। उसके लाइसिस में क्या हो जा रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। आइसोमरेसिस में क्या होता है, डिफरेंट क्या हो जा रहा है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो जा रहे हैं। लाइगेसेस जो है वो ज्वाइन करता है, एक्स और वाई को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी रहेगा, एटीपी के प्रेजेंस में रहेगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, तो जब एटीपी टूटता है तो वो एडीपी और पीआई में बदलता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक निकलेगा और एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, एंजाइम्स का पढ़े थे। तो एंजाइम्स में क्या था, वो फैक्टर के प्रेजेंस में वो क्या हो जा रहा है, एक्टिव हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। एपो 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 एंजाइम रहेगा। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स में प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक का एग्जांपल हीम ग्रुप रहेगा, ठीक है। अब तुम लोग हीम क्रीम याद करो, अगर मूवी याद रहेगा तो, ठीक है। तो वो किसका है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का है। प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जो हीम ग्रुप रहेगा पेरोक्सिडेसिस में भी और कैटालेस में भी रहेगा, इसका एग्जांपल में याद रखना। और नेक्स्ट क्या रहेगा, कोएंजाइम्स में NAD और NADP, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइसिन प्रेजेंट होगा, NAD और NADP रहेगा इसमें। उसके बाद ये लास्ट में क्या रहेगा, मेटल आयंस में जिंक जो है वो कोफैक्टर है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है, नहीं पढ़ोगे मतलब लोग, मतलब छोटा था मेरे, क्या हो गया, लिपिड्स का क्या, बोलो लिपिड्स का क्या। प्रोटीन्स में सिर्फ प्राइमरी और टर्शियरी पढ़े थे क्या, और फाइब्रस और ग्लोबुलर नहीं पढ़े ना। लिपिड्स में तो ज्यादा कुछ है भी नहीं तो उसमें, इसको तो पढ़े थे, पामिटिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड वाला तो पढ़े थे उसमें, मैकेनिज्म। फिर विटामिन में फैट सोल्यूबल और वो है, फिर न्यूक्लिक एसिड का है। स्ट्रक्चर सारे तुम्हारे पहले ही दिए हुए हैं, वो तो पहले ही बताई। डीएनए का स्ट्रक्चर तो था वो, डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस याद करना, क्या क्या रहेगा। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा और आरएनए किसके अंदर रहेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा। और क्या रहेगा, शुगर दोनों का मतलब नाम डीऑक्सीराइबोज, और क्या रहेगा, राइबोज रहेगा। उसके अलावा और क्या है,
डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड एक रहेगा। डबल डीएनए डबल डबल स्टैंडर्ड है और आरएनए, हाँ। और उसके बाद क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और आरएनए जो है वो क्या होगा, कभी कभी नॉर्मल वो रेप्लिकेशन वाला है। और उसके बाद हेरिडिटरी इफेक्ट्स को कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। और प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है, आरएनए कर रहा है। अमीनो एसिड से मिलके क्या बनता है, प्रोटीन बन रहा है। फैटी एसिड तो ग्लिसरॉल से मिलके लिपिड्स बन रहे हैं यहाँ से। हॉर्मोन्स वाला पार्ट नहीं है क्या तुम लोग का, हॉर्मोन्स वाला पार्ट नहीं है क्या, ये सब तो और हाँ जनरल कोऑर्डिनेशन में पढ़ लोगे लास्ट में। थोड़े बहुत नहीं होते और कुछ तो नहीं है चैप्टर में। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से है,